प्यारे विद्यार्थियों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक आर्थिक और तकनीकी विकास। कुल मिला के हम ये कहें कि दिल्ली सल्तनत के काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी, यहाँ तकनीकी विकास कौन सा हुआ, या कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तानों के द्वारा या दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुई तो कौन सी ऐसी नई नई चीज़ें आई, ऐसी कौन सी नई नई चीज़ें आई जिन चीज़ों का भारत में पहले विकास नहीं था, पहले नहीं थी, या उनके अंदर क्या चेंजिंग की गई, उनके अंदर कौन सा सुधार किया गया। आर्थिक आधार की बात करते हैं। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1526 ईस्वी में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मुगल बादशाह बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा के उसका वध कर दिया गया और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। ये लगभग 320 साल का जो कार्यकाल है, इस 320 साल के कार्यकाल में आर्थिक स्थिति कैसी थी, यहाँ कृषि कैसी थी, यहाँ जो है उद्योग कैसे थे, यहाँ व्यापार कैसा था, कौन कौन से तकनीकी विकास हुए, कौन कौन से तकनीकी विकास हुए, तकनीकी सुधार क्या हुआ। जैसे रेहट की बात आती है, बागों में जो कलम की पौधे की बात आती है, शीशा जो है शीशे के बर्तन बनाने की परंपरा जो है यहीं से आती है। कागज का सिस्टम क्रिएट होता है, नहरों का निर्माण किया जाता है, व्यापार के लिए नए मार्गों का प्रबंध किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र जो थे जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित थे। खेती के लिए सल्तनत कालीन राजाओं के द्वारा क्या किया गया था, क्योंकि उस समय जो खेती ही प्रमुख होता था, खेती को कहते थे सबसे उत्तम खेती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत के काल में कृषि की स्थिति कैसी रही, इस समय कौन कौन से उद्योग जो है यहां स्थापित हुए। मध्यकाल में कहावत प्रचलित थी, मध्यकाल में एक कहावत प्रचलित थी कि खेती जो है, कृषि उत्तम है, यानी सबसे टॉप पे है। मध्यम में बान यानी वाणिज्य व्यापार आता है। नंबर 2 पर जिसकी अगर बात करें, टॉप में कृषि, नंबर 2 में वाणिज्य व्यापार आता था। अधम, इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो आता था वो जो है चाकरी, नौकरी को बोलते थे। और जो है फिर जो जब नंबर टॉप सबसे नीचे भीख को जो है निदान कहा गया है। अधम को चौकरी यानी चाकरी का मतलब होता है नौकरी करना, चाकरी बोलते हैं, नौकर चाकर बोले अगर जुगर। खेती को सबसे उत्तम माना गया है और जो है व्यापार को नंबर 2 की स्टेज पर रखा गया है। इस समय की कृषि की स्थिति कैसी थी। सबसे पहली जो बात आती है कृषि के संबंध में, दिल्ली सल्तनत के काल में कृषि उत्तम क्वालिटी की रही है। इस समय सुल्तानपुरी कृषि का सामूहिक मालिक हुआ करता था। भूमि का जो मालिक है वो किसान नहीं अपितु राजा है। उसके बाद किसानों को खेती दी जाती थी। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि वो जो वहां खेती करके लगान देंगे। लगान कैसा होता था? लगान से पहले बात करें हम, जो है उस समय कौन सी खेती बोई जाती थी? कहते हैं कि खेती जो बोई जाती थी वही जिस प्रकार से जो आज है
रबी और खरीफ की फसलें, गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, तिलहन, धान, ये उस समय खेती की जाती थी। सेब, संतरा, किन्नू, खरबूजा, तरबूज, नारियल, अनार, जो आजकल फल के नाम आते, सब्जियों में दालें, घिया, तोरी, कद्दू, जो सिस्टम जो है, ये सभी चीजों का उस समय उत्पादन हुआ करता था। जो कृषि के मामले में जो इनकी देन है, अगर हम सल्तनत कालीन राजाओं की बात करें, इस समय इनकी देन क्या है? देखो एक और बताऊं, इन्होंने जो है बागों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि 1200 बाग लगवाए, 1200 बाग जो है लगवाए, और वो जो फल जो थी, फल एक व्यापार के रूप में और धन धान्य के रूप में जो यहां से इनको आमदनी हुई। कृषि के मामले में इनकी एक नई देन जो सबसे इंपॉर्टेंट बताई जाती है, वो कहते हैं कि जो है पलटुआ हल है। पलटुआ हल, लोहे के फ्रेम का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया। अब पलटुआ हल कौन सा बेटा? जो मिट्टी को पलट दे, जो दो हड़ है, हड़का गेला, जो दो दो पतावे हिला गए, जो मिट्टी ने जो गिल्ला गिल्ला वो सीधी कर दी जाएंगे, उसको बोलते हैं। पलटुआ हल का प्रचलन सबसे पहला इन्हीं के द्वारा किया गया था। रहट, रहट के संदर्भ में दो बातें हैं। रहट कौन सा होता है? रहट होता है कि कुएं से कई बाल्टी बंदी होती है, गोल चक्कर के माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता है। एक तो बाल्टी पहले कुएं से एक खींच के लिया हुआ है, उसकी बजाय रहट का प्रयोग। हालांकि रहट के बारे में अलग अलग विचार हैं, रहट के बारे में जो है अलग अलग विचार है। इसको जो है भारतीय कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका प्रचलन प्राचीन काल में रहा है, प्राचीन काल में इसका प्रचलन रहा है, ऐसा भारतीय इतिहासकार बताते हैं। लेकिन कई अलग अलग टॉपिक आते हैं भाई, अलग अलग टॉपिक आते हैं रहट के बारे में। बाबर ने भी रहट लाहौर, दीपालपुर और सरहिंद में बाबर भी खेती का उल्लेख करता है। भाई इनसे रहट की सहायता से खेती की जाती थी। क्लियर मिला के रहट के संदर्भ में यही कहा माना जाता है कि रहट का प्रचलन जो है तुर्कों के द्वारा किया गया था। तुर्क ही रहट प्रणाली को लेकर आए थे। इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत भी हैं। दूसरा जो आविष्कार इनका प्रमुख रहा, इसमें कलम वाले पौधे, कलम वाले पौधे। और जो कलम का पौधा है, ई बापा देखा पौधे जो है कलम चढ़ाई हुई है। आप हमेशा जो है नर्सरी में देखना कलम वाले छोटे छोटे पौधे गए, अमरूद लग गए, आम लग गए, इसको कलम वाला पौधा कहते हैं। सबसे पहले कलम वाले पौधों का प्रयोग इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ रेशम के कीड़े, अगर विश्व भर में भारत जो है विख्यात हुआ तो रेशम के कीड़े जो है इन्हीं के द्वारा जो है सबसे ज्यादा। हालांकि जो है इसका प्रचलन जो है गुप्ताज काल में और जो है सल्तनत इसका क्या बोलते हैं मौर्य काल में भी हमें रेशम के कीड़ों के बारे में पता लगता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और जो उसको बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ वो जो है हमें यही मिलता है। खेती के लिए सिंचाई का प्रबंध, नहरों का प्रबंध जो है दिल्ली सल्तनत के में सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना से अनेक नहरों को निकलवाया, घग्गर से निकलवाया, और जो है नहरों को हिसार फिरोजा तक लेके गया। अलग अलग क्षेत्र में नहरों का निर्माण करवाया। और जो आपको पता हो जी बताई थी कि 1/10 भाग कर के रूप में लिया जाता था, सिंचाई कर। कृषि राज्य की आमदनी का प्रमुख साधन था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 भाग, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको जो है सरल बनाने का कार्य किया, फिरोज शाह तुगलक ने भी सरल बनाने का कार्य किया।
मोहम्मद तुगलक ने एक अलग विभाग कृषि के लिए बनाया। तो कृषि जो है उस समय कृषि की हालत जो है काफी अच्छी रही है। अगर उद्योगों की हम बात कर लें, उद्योगों की बात कर लें तो उद्योग परंपरा में वस्त्र उद्योग विश्व में सबसे टॉप पे बताया गया है। वस्त्र उद्योग विश्व में सबसे टॉप पे। चरखे का प्रचलन जो है, चरखे की बात कहते हैं कि सबसे ज्यादा, अगर सबसे सही मात्रा में चरखे का प्रयोग जो है इनके द्वारा, कि इससे पहले तकली का प्रयोग किया जाता है। चरखा की सहायता से सूत काटना इजी और अधिक तेजी से सूत काटा जाता था। यह चरखा जो 12वीं शताब्दी में सबसे पहले कहते हैं ईरान में इसका प्रचलन हुआ था। हालांकि भारतीय इतिहासकार कहते हैं चरखा तो प्राचीन काल से भारत में काटा जाता था, लेकिन जो है आधुनिक शोध और जो इतिहासकार इस बात पे सहमत है वो कहते हैं कि सबसे पहले चरखे का प्रयोग ईरान में किया गया। इस बात की पुष्टि होती है। और भारत में 14वीं सदी में चरखे का प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका था। चरखा पहला उल्लेख जो है इसामी की पुस्तक फतु उस सलातीन में मिलता है। वो कहते हैं पैर से चलने वाले चरखे का पहला चित्र मिफ्ता ए फुजाला में मिलता है। चरखा सूत काटने की गति को बढ़ा देता है। इरफान हबीब महोदय ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि इससे जो 6 गुना उत्पादकता बढ़ गई। जो पहले जो 1% अगर बन गया करते तो 6 गुना बन गई। अगर एक चीज चरखे से पहले बढ़ती थी तो 6 बनने लगी। इसके साथ साथ यहां व्यापार के अनेक केंद्र प्रचलित थे। कहते हैं कि मुर्शिदाबाद जो है रेशम के लिए बड़ा विख्यात था। रेशम के लिए मुर्शिदाबाद बड़ा विख्यात था। इब्न बतूता दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी के रूप में बताता है। इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से आया था, मोरक्को का यात्री था, और जो है दिल्ली में जो है तुगलक वंश के शासन काल में ये रहा, सल्तनत काल में। ये जो दिल्ली को एक व्यापारिक नगरी बताता है, विश्व की सबसे बड़ी उस समय की। और ये जो है अनेक स्थानों पर इसने यात्राएं की थी, बहुत ज़्यादा स्थानों पर इसने घूम घूम के जो है लोगों को देखा, रास्ता देखा, अलग अलग चीज़ों की इसने सिस्टम को क्रिएट किया था। इसके साथ कहते हैं कि वस्त्र उद्योग में बंगाल, गुजरात प्रमुख केंद्र, उड़ीसा, दिल्ली, मालवा, लाहौर, ये जो मेन जो जगह थी ये वस्त्र उद्योग के मामले में बड़े फेमस रहे हैं। ढाका की मलमल और जो रेशम था, अब एक नया सिस्टम हो गया। जो वस्त्र थे, वस्त्रों के ऊपर सोने चांदी की कढ़ाई का प्रचलन भी बड़ी मात्रा में है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताते हैं कि एक जोड़ी जूती जो है 70,000 टका की ली थी उसने। अच्छी चीजों को वो कहता था खरीद लो। इस प्रकार की बातों का हमें वर्णन। फिर आता है बेटा धातु उद्योग। धातु जो उद्योग है इसमें अनेक बातों का है। अब धातु में कौन कौन से आ जाए भाई, चाहे लोहा काम बनता हो, लोहे से हथियार बनाए जाते थे, लोहे से जो है कवच, कुंडल, ढाल, घर के दरवाजे जो है, महलों के बड़े बड़े उसके गेट पहले लकड़ी के थे, फिर लोहे का प्रयोग होने लगा उनमें। तो बड़ी मात्रा में इन्हों के द्वारा प्रयोग किया गया। धातु उद्योग में सोना उद्योग भी एक सिस्टम है। कांच उद्योग भी स्थापित हो चुका था। बर्तन बान, कांच के बर्तन बान, जार और शीशे का जो सामान बनाने का परंपरा है वो सबसे पहले जो है इन्हीं लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई। भारत में कागज के प्रयोग की बात करा, भारत में कागज के प्रयोग का सबसे पहला प्रचलन जो इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। इससे पहले चाइना में लगभग कहते 100 ईस्वी में के आसपास चाइना में कागज का प्रचलन हो चुका था। हालांकि जो है भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि ब्राह्मण जो पांडुलिपि है, शतपथ ब्राह्मण,
इसमें कहते हैं कि 1089 ईस्वी में कश्मीर में लिखी गई थी और यह कागज का प्रयोग हुआ था। इस बात के बारे में भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कागज का प्रचलन प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो गुजरात से 13वीं शताब्दी का। दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फरमान बनवाए कागज के। शुरुआत में समरकंद तक कागज मंगवाया जाता था, फिर धीरे धीरे बंगाल में और अनेक जगह पर फैक्ट्री स्थापित होगी। अमीर खुसरो 3 प्रकार बताता है, एक तो सम्मी, सादा और रेशमी, 3 प्रकार के कागज की बात करता है। तो कागज का प्रचलन जो है तुर्कों की ही भारत में देन रही है। धातु उद्योग में, अगर धातु उद्योग में बात की जाए तो शीशा बनाने की परंपरा इनके द्वारा की गई थी। इनके द्वारा जो है आभूषण बनाए जाते थे। चमड़ा उद्योग इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था, हालांकि पहले भी था भाई चमड़ा, ऐसी बात नहीं है चमड़ा ये, लेकिन हम इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जब बात करेंगे तो चमड़े से क्या करते थे, चमड़े से जो है आजकल बेल्ट बना जुगर तो बंदेज बनाया जाता था। चमड़े की सहायता से कवर बनाए जाते, ढाल के कवर, भेड़ बकरियों को बांधने के लिए, हाथियों को बांधने के लिए चमड़े की जो रस्सियाँ बनाई जाती थी। चमड़े के वस्त्र बनाए जाते थे, विदेशों में बड़ी मांग होया करती। आज भी चमड़ा के वस्त्र आपने देखा पहनी पाँव हैं, किधर वो जो जैकेट पहने, किधर कुछ पहने हैं, ये सारी जो चीज़ें जो है। और गुजरात, बंगाल और दिल्ली, असम इसके लिए बड़े फेमस रही। कागज उद्योग होगा, चीनी उद्योग होगा, पत्थर व ईंट, इसको हम स्थापत्य कला भी कह देते हैं। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापत्य कला है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है भाई। सर्वश्रेष्ठ किस चीज से है? दिल्ली सल्तनत में अनेक इमारतों का निर्माण किया गया। पत्थर की इमारतें, संगमरमर से, लाल बलुआ पत्थर से काटकर इमारतें बनाई गई। अनेक कारीगर काबुल से, कंधार से, गजनी से यहां मंगाए और राजाश्रय दिया गया। इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इसके समय में 70,000 कारीगर लगे हुए थे, और फिरोज शाह तुगलक के समय 40,000 दासों का जिक्र आता है जो इस कार्य में लगे हुए थे। शुरू से लेकर इन लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया, जो है चूना मिट्टी का प्रयोग। चूना, छोटी ईंटें, पक्की ईंटें और चूना मिट्टी इनने की देन, हालांकि जो उनको कई बार जो लाहौरी ईंट भी बोल देते हैं, उनको जो है इन छोटी ईंटों को जो है क्या कौन थे ये मुगलों की देन बता देते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा में प्रयोग यहाँ से प्रारंभ हो चुका था। चूने के साथ सुरखा का प्रयोग करते थे। गारे के रूप में मिट्टी, ईंट, चोर, भूसा इनका प्रयोग होता है। तो चूना जो है ना इनका प्रमुख देन है, इनकी छोटी ईंटें इनकी प्रमुख देन है। मेहराब, गुंबद, ये मंदिरा में आपने गुंबद देखे होंगे आजकल लिख रहे हैं। ये गुंबद की परंपरा का प्रारंभ जो है तुर्क भारत में लेके आए थे। हाँ बेटा बोल। मेहराब होता बेटा जो कर मंदिरा में गुंबद देखा था ने, उसको बोला बेटा। मेहराब एवं गुंबद इससे को बोल देते कि इस पर इनकी एक अलग सी परंपरा को लेके आए थे। अब कहते हैं कि मेहराब है गुंबद तुर्क या मुस्लिम आविष्कारक तो नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली जो दक्षिण भारत में मंदिर हम देखा तो उस टाइम की परंपराएं हमें दिखाई देती हैं। सर्वप्रथम रोम में जो है गुंबद वगैरह आए थे। एक डाट लगाना, डाट पत्थर। अब कोई आप है ना कोई पुरानी मस्जिद देखना या कोई इस प्रकार की एक आधा घर देखियो जिसमें डाट लग रही हो, लेंटर लूंटर कड़ी की बजाय सीधी ईंट चेप का बना रखी हो, वो परंपरा जो है इनके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि इन लोगों के द्वारा सिस्टम क्रिएट। एक घोड़े की नाल का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इनके द्वारा ही किया गया था। घोड़े की नाल जिसमें पाट एक के बैठा करे लोह की बनान की। इससे क्या था, पहले घोड़े जो है घोड़ों का प्रयोग इतने बड़े मात्रा में तुर्कों के द्वारा किया गया, इससे पहले नहीं होया करता भारत में। ये भी इनकी देन है कि घोड़े का प्रयोग युद्ध में, इससे पहले हाथी
अग्रिम दस्ते में आया करते, फिर घोड़े होने लग गए। और जो काठी पे बैठ कर, काठी को बांध के, काठी जो उसको होया करे उसको बांध के, और जो एक जो पार रखन का होया करे उसको एक बोलते हैं, उसको नाल बोल देते हैं किस्म की। यह इन्हीं लोगों की देन है। तुर्कों ने जो है स्थापत्य क्षेत्र में अनेक सिस्टम क्रिएट करा। इसमें जो है कुवैतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, सुल्तानगढ़ी, बदायूं में अलग से, बलवन का दिल्ली में लाल महल, और खुद का मकबरा, खिलजी शासकों के द्वारा जो है, खिलजी जो कैकुबाद के द्वारा किलोखरी महल, अलाउद्दीन खिलजी ने भाई अलाई दरवाजा, ये, और जो है फिरोज शाह तुगलक के समय लगभग कहते कि 300 नगर, 160 कुएं, 5 नहरें, 5 अस्पताल, 100 कब्रें, 100 पुल, स्नानागार, 1200 बाग और 10 समाधियों का निर्माण करवाने की बात कहते हैं। ये स्थापत्य कला इनकी एक बहुत बड़ी देन थी। वाणिज्य व्यापार, भाई व्यापार होया करता बेटा। व्यापार जो था किस प्रकार का व्यापार था? दिल्ली सल्तनत के काल में और कुछ आविष्कार और सुन लो, पहला पाछा इन व्यापार की तरफ जाएंगे। एक करगा, व्हाइटनी जिन, नदाफ या पिंजन या धुनिया, रुई निकालने का औजार बोलते थे इसको। ये सारे नाम उससे के हैं। इसको करगा बोल देते हैं। ये तुर्कों की देन है। तुर्कों ने करगा के साथ साथ भारतीय तकली प्रयोग कराया करते। छोटा एक डंडा लेकर और उसको चुगरदन का सूत घुमाया कर दे, उसको बोलते उसमें। इसको आविष्कार किया इरफान हबीब के अनुसार। सुप्रसिद्ध कवियों ने 12वीं शताब्दी में ईरान से चरखे की प्रयोग की पुष्टि कर दी। ये कई आविष्कार जो है इनकी। एक चुंबकीय कुतुबनुमा था बेटा। कंपास की बात करते हैं। कंपास का प्रयोग सबसे पहले चाइना में हुआ, लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास बताते हैं। पहले रथ पर लगाया था। दिशा सूचक यंत्र, उसकी जो सुई है ना, हमेशा उत्तर में रहती है। इसके बाद अरबों ने सीखा इसको, और अरबों से यह आविष्कार कहां पहुंचा? अरबों से यह आविष्कार पहुंच गया यूरोप में, और यूरोप से लगभग 13वीं शताब्दी में जहाजों को तुम लगा दिया उन्हें। और ये भारत में भी इसका प्रयोग इन्हीं के कारण, जो तुर्कों के कारण, ये भारत में इनका प्रयोग होने लग गया। और कुछ आविष्कार कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में धूप घड़ी, धूप से चलने वाली घड़ी, जल घड़ी और जो नक्षत्र घड़ी का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में महेंद्र सूरी ने यंत्र राज पुस्तक लिखी, जो खगोलीय उपकरणों का पर आधारित थी। भवन निर्माण हो, लोहे का रकाब का हो, चाइना में आविष्कार हुआ था। ये सारी चीजें तुर्क लोग भारत में लेके आए थे। रेशम के कीड़े पालने की जो बात हो, सबसे बड़े पैमाने पर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इनका प्रयोग किया था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में साबुन का प्रयोग की बात आती है। साबुन निर्माण की बात आती है फिरोज शाह तुगलक के समय। और सबसे पहले बारूद का प्रयोग भी दिल्ली सल्तनत में आता। तोप का प्रयोग, या ध्यान रखना, बारूद का प्रयोग दिल्ली सल्तनत, और तोप का प्रयोग जो बाबर ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने साबुन और बारूद जो था ना, सबसे पहले 11वीं सदी में ईरान में बनाया था भाई, सॉरी चाइना में बनाया था। फिर मध्य एशिया में आया। और भारत में अगर इसके साक्ष्यों की बात कर लें, याद होगा जब हलाकू यहां आया था, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हलाकू यहां पहुंचा। हलाकू मंगोल राजा का प्रतिनिधि था और उसका स्वागत भी कराया था 1260 में बलवन के द्वारा। बलवन नायब था और जो है उसको शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके स्वागत में
फरिश्ता कहता कि अड़ा आतिशबाजी करी थी, जो कर अब दिवाली बम फोड़ा करे, अड़े दिवाली पे या त्योहारों के ऊपर बम फोड़ते हैं भारत में, उसी प्रकार से यहाँ आतिशबाजी की गई थी, बम फोड़े गए थे। इसी प्रकार से उसके बाद के शासक जो है कहते त्योहारों के अंदर हवाई गुलरेज बारूद के पटाखे जो फिरोज शाह तुगलक के समय में अफीफ कहता है छोड़े जाते थे। इन बातों का प्रयोग जो है बड़ी मात्रा में हुआ है। वस्तुओं के मूल्य, दिल्ली सल्तनत काल में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए गए थे। आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात याद आती है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है दिल्ली सल्तनत में रेट निश्चित किए गए थे। इसी प्रकार के समय समय पर शासकों के द्वारा ये प्रयत्न किए गए रेट तो निश्चित होया कर दे। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे सख्ती से लागू कर दिया, अन्य नहीं कर पाए। इसी प्रकार से कहते हैं कि 50 घोड़े का वाहक कसी कहलाता था। अफगान लोधी घोड़े के व्यापार के लिए बड़े प्रसिद्ध होया करते थे। नील के लिए लाहौर बड़ा प्रसिद्ध था और यहाँ जो है बयाना प्रसिद्ध था। कागज उत्पादन भी लाहौर में भी होया करता। 1325 ईस्वी में आते आते दिल्ली में प्रचुर मात्रा में कागज जो है हलवाई कहाँ लगा लगे, हलवाई पैकिंग के रूप में थैले में देने लगे, जो आजकल होया करता। आयात सर्वाधिक घोड़ों का और दासों का इस समय किया जाता था। ये सारी बातें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा का प्रचलन, क्योंकि व्यापार के लिए मुद्रा भी आओगी भाई। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा अगर सिक्कों की बात आती है तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। चांदी का टका और तांबे का जितल का प्रयोग जो है इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद जो है अनेक शासकों के द्वारा ये सिक्के चलाए गए। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है, इल्तुतमिश ने सिक्कों पर शक्तिशाली सम्राट, धर्म, राजस्व का तेजस्वी सूर्य सदा विजय रहे ये बात अंकित करवाई। बलबन ने सोने का टका चलाया। अलाउद्दीन खिलजी का जो टकसाल था, टकसाल का अधिकारी था जहां सिक्के डाले, ठाकुर फेरू था। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी मात्रा में सिक्के ढलाए और नकद वेतन दिया जाता था। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया था। सांकेतिक मुद्रा, क्योंकि उस सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया, तांबे की मुद्रा की बात आती है। फिरोज शाह तुगलक के समय में भी अनेक सिक्के ढालने की, अनेक और बड़ी मात्रा में सिक्के ढालने की बात आती है। बहलोल लोधी के समय में बहलोली सिक्कों का जिक्र आता है। तो बेटा सारा का सारा सिस्टम जो है दिल्ली सल्तनत में हमें जो है ये दिखाई देता है। कुल मिला के हम कहें कि जो है दिल्ली सल्तनत में नई नई चीज़ें अगर जो लेके आए तो बेटा एक तो रहट की बात आती है, चरखे की बात आती है, दूसरा जो है शीशी और बर्तन, कांच के बर्तन और शीशी अमृतपान बनाने की बात आती है। इनके द्वारा नहरों के निर्माण की बात आती है। इनके द्वारा जो है ये क्या था, बारूद लेके आने की बात आती है। सिक्कों को ढालने की बात, सिक्के हालांकि पहले भी थे, ये नहीं कहते इन्हें न डाले हैं। कागज़ के आविष्कार की बात जो है चीन में हुई और यहाँ ये कागज़ इन्हीं के माध्यम से जो है कागज़ पहुँचता है। और जो है कुतुबनुमा घड़ी, नक्षत्र घड़ी, एक धूप घड़ी, जल घड़ी, इन सभी चीज़ों का जो है इनके द्वारा प्रयोग की बात आती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो था इसके अंदर जो है ये सभी सिस्टम कायम थे। यहां तक कुछ समझ में आया हुआ जा रहे हैं? इतना कर लोगे? और मंडियों की जब बात आई ना, मंडी, जगह जगह पर मंडी खुली हुई थी। जो उसने इब्न बतूता ने कहा है कि दिल्ली जो उस समय जो बहुत बड़ी विश्व की सबसे बड़ी मंडी होया करती। एक बात और इम्पोर्टेंट है, जितने भी विदेशी व्यापारी आया करते सभी विदेशी व्यापारियों को खुरासानी कहा जाता था।
दिल्ली सल्तनत के काल में सभी विदेशी व्यापारियों को खुरासानी कहा जाता था और अनेक बंदरगाह, एक दौल बंदरगाह जो तांबे के लिए, दौलताबाद मोतियों के व्यापार के लिए, गुजरात के रंददेर बंदरगाह पर चीन और मलाया से वस्तुएं आती थी, बयाना नील के लिए, सिंध में जो देवल था अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कायम हो चुका था। मुर्शिदाबाद से रेशम का आयात किया जाता था। 16वीं शताब्दी में जाकर बंगाल रेशम उत्पादन में और रेशम कीट पालन में विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो चुका था। कुल मिलाकर हम कह सका हाँ कि जो है भारत में दिल्ली सल्तनत काल में अनेक नगरों का उत्थान हो चुका था। यहाँ बड़ी मात्रा में जो है विदेशियों से व्यापार किया, चाइना से, मिस्र से, मध्य एशिया से व्यापार किया जाता था और विदेशों में बड़ी मांग हुआ करती थी।